मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने वित्तीय प्रबंध के महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था कि वित्तीय प्रबंध करने से संस्था को या व्यवसाय को क्या क्या फ़ायदे हैं और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं। आज हम सब यहाँ पर वित्तीय प्रबंध एक परिचय के एक टॉपिक है, उसमें वित्त कार्य की संगठन संरचना। जो वित्तीय प्रबंध करते हैं तो इसकी संगठन संरचना, संगठन व्यवस्था कैसे किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको अपन एक ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी संगठन में या निगम में अंशधारक सर्वोच्च होते हैं, उन्हीं के द्वारा संचालक मंडल का चयन किया जाता है। किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन डायरेक्टर होंगे, तो ये सब अंशधारक जिनके पास शेयर कैपिटल ज़्यादा होती है उन्हीं के नामित व्यक्ति वहाँ पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, देखभाल करते हैं। तो उन्हीं संचालक मंडलों में से जैसे उत्पादन से संबंधित उत्पादन प्रबंधक हो गया, ह्यूमन SRD से संबंधित कर्मचारी प्रबंधक, वित्तीय कार्यकाल या वित्तीय प्रबंध के लिए वित्त प्रबंधक, विपणन के लिए विपणन प्रबंधक, भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। जहाँ अपन अब ये जो वित्तीय प्रबंध सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें वित्त प्रबंधक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वित्त प्रबंधक के वित्त प्रबंधक होता है वो संस्था में वित्तीय कार्य के देखभाल के लिए सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसी के अधीन दो महत्वपूर्ण उसके अधिकारी काम करते हैं। एक होता है कोषाध्यक्ष और होता है दूसरा है वित्त नियंत्रक। उनके कार्य क्या क्या होंगे उन सब के बारे में अपन आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले वित्त प्रबंधक के मुख्य कार्य, उसकी भूमिका और उसके दायित्व के बारे में आज की क्लास में हम सब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वित्त प्रबंधक की भूमिका होती है वो किसी भी संस्था में जो उच्च प्रबंध है उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में काम करता है। वह उच्च स्तरीय प्रबंधक भी होता है। उसके साथ साथ वह अन्य उपक्रम के अन्य विभागों में और वित्त विभाग में तालमेल बैठाता है। एक विशेषज्ञ भी होता है। वो अपना विनियोजन करने के लिए भी वो सलाहकार की भूमिका निभाता है। कर्मचारियों का भी वह प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। इस प्रकार से उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी संस्थान में आज के समय में हम मान सकते हैं। और उसके कार्य देखें कि वित्त प्रबंधक होता है उसकी क्या क्या कार्य होता है। वित्त प्रबंधक की जहाँ तक नियुक्ति के बारे में है, अगर संस्थान मान लो छोटा है, जिसकी अब छोटे से तात्पर्य यहाँ कोई आकार से नहीं है, छोटे से मतलब है कि उसकी प्रकृति क्या है, उस संस्थान में विनियोजित राशि क्या है। अगर मान लो कोई दुकान है किराने की, एक दुकान में एक व्यक्ति बहुत होता है, वही उसका वित्त प्रबंधक है। उत्पादन वो उसका मार्केटिंग प्रबंधक है, वही उसका कर्मचारी प्रबंधक, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो व्यापार संबंधी सारे कामकाज वही अकेला संभालता है। वहाँ विशिष्ट व्यक्ति की विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह विशेषज्ञ बैठा लेगा तो फिर उसको तो वह लागत अधिक आएगी और उसकी आय कम होगी तो नुकसान होगा। इसलिए छोटे आकार के व्यवसाय में वित्त प्रबंधक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अपन निगमों में देखें, कंपनियों में देखें, बड़े व्यवसायिक उपक्रमों में देखें, तो वहाँ वित्त प्रबंधक क्या होता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह हायर मैनेजमेंट में एक अच्छा रोल अदा करता है। उसी के द्वारा वित्त संबंधी भी डिसीजन में वह सहयोग करता है। इसके साथ साथ वित्त प्रबंधक फाइनेंस का संबंधी
विषय का विशेषज्ञ होता है। ऐसे नहीं कि हर किसी को नियुक्त कर दिया, उसको अपन अनुभव देखते हैं, उसकी डिग्री चेक करते हैं और फिर उस संस्थान में उसकी नियुक्ति की जाती है। आइए वित्त प्रबंधक के क्या क्या कार्य है। वित्त प्रबंधक के मुख्य कार्य को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, वित्तीय विश्लेषण और उसकी प्रगति एवं जांच करना, संस्थान के लिए वित्त की व्यवस्था करना और विनियोजन करना। इनके बारे में अपन विस्तार से अभी चर्चा करेंगे कि वित्त प्रबंधक के कार्य क्या है। ये जो कार्य है कि वित्तीय विश्लेषण और प्रगति उसकी जांच करना, तो कोई भी वित्त प्रबंधक किसी संस्था में समय विशेष पर उस संस्थान की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करता है, अवलोकन करेगा और जांच करेगा कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है या लचर है, उसका आसपास का पर्यावरण क्या है, उस संस्थान में वित्त की क्या आवश्यकता है, कितने वित्त की उसको लिए नियोजन करना। तो नियोजन करने के लिए वित्त प्रबंधक मुख्य कार्य करता है। उसके साथ साथ वह वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन भी करता है। तो पूर्वानुमान लगाएगा कि अपने व्यवसाय के लिए संस्था को कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ताकि संस्था में कोषों का पर्याप्त आपूर्ति होती रहे, ना तो कोषों का दुरुपयोग हो और ना उस कोषों की कमी हो। अगर दुरुपयोग होगा तो लागत अधिक आएगी, लागत अधिक आएगी तो संस्थान के लाभों में कमी आएगी, हो सकता है हानि भी हो जाए। और यदि सुव्यवस्थित नियोजन करके संस्था के लिए वित्त की आपूर्ति होती रहती है समय समय पर, तो संस्थान को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उसका उपयोग हो पाएगा। अधिक उपयोग हो पाएगा कम लागत पर, तो संस्थान के लाभों में भी वृद्धि संभव हो सकेगी। वित्तीय विश्लेषण कर लिया, उसका पूर्वानुमान कर लिया और उसका जांच के लिए वो नियंत्रण करता है संस्था में वित्तीय नियंत्रण के लिए वो बजट का निर्धारण करता है सबसे पहले, और उसी बजट के अनुरूप संस्था में कामकाज किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं। और अगर बजट और पूर्वानुमान और वास्तविक जो खर्चा होता है उसमें अगर फर्क आता है तो विचलन कितना हुआ, विचलन सहनीय है या असहनीय है। अगर सहनीय है तो उसके लिए फिर वो आगे कार्रवाई करते रहेंगे, अगर असहनीय है तो उस काम को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से वित्त प्रबंधक का मुख्य कार्य में वित्तीय विश्लेषण, पूर्वानुमान और वित्तीय नियंत्रण जो इसका प्रमुख प्राथमिक कार्य है। ये कार्य करने के बाद में उसको संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करनी होती है। वित्त की व्यवस्था महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसके लिए वह कैसे करे। सबसे पहले तो वो कैपिटल का स्ट्रक्चर करेगा कि अपन वित्तीय साधनों का अध्ययन करेगा, उन्हें कम लागत पर उसकी न्यूनतम पूंजी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूनतम आए। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूनतम, वो समता पूंजी हो सकती है, वो ऋण पूंजी हो सकती है, या बॉन्ड के रूप में वो अच्छे उनको बाजार से वित्तीय व्यवस्था करवा सकते हैं। और उसके लिए आदर्श आइडल जो उसका कॉम्बिनेशन बनाएगा वो प्रतिभूतियों का, और फिर उनको बाज़ार में जारी करेगा। उनके लिए शर्तें भी निर्धारित करता है कि ब्याज की दर क्या होगी, कितने समय के बाद में रीपेमेंट होगा उन साधनों को। ये नियम शर्तें समय का निर्धारण कर देता है और फिर उस संस्थान में वित्त की व्यवस्था हो जाती है। जब फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है तो उसको विनियोग कैसे किया जाए, अर्थात परिसंपत्ति या संपत्तियों में कोषों का बंटवारा किस प्रकार से हो ताकि कम से कम लागत पर उसको अधिक से अधिक संस्था को फायदा हो सके। इसके लिए कोई भी वित्तीय प्रबंधक, जैसे
चालू संपत्तियों में कितना आवंटन करना है, पूंजीगत संपत्तियों में कितना आवंटन करना है, पुनर्संरचना रिस्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा चाहिए, उनमें किस प्रकार से आवंटन करेगा वो तय करेगा। तो करंट एसेट्स में वो देखेगा कि पहले से तो ज़्यादा विनियोग नहीं कर रखा, तो उसके लिए वह उस पर कंट्रोल करेगा। अगर कम, जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल कम चल रही है, तो कम चल रही है तो फिर वो उधार पर माल नहीं बेच पा रहे। अगर उधार, संस्था का नेचर ऐसा है कि अगर मान लो उधार पर नहीं बेचेगा तो उसको सेल उसकी डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए वो फिर क्या करेंगे, संस्था के लिए कोषों को चालू संपत्तियों में विनियोजित करने का प्रयास करेंगे। और पूंजीगत संरचनाओं के लिए, जैसे पूंजीगत योजनाओं से तात्पर्य है कि संस्था के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं, जैसे उनमें उनका चुनाव करना, उनमें क्या क्या अनिश्चितता है उनको जानना, और फिर बाद में कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेकर के उस संस्थान में विनियोजित करना, इस संस्था को कौन सी योजना में विनियोग करने पर अधिकतम फायदा हो सकता है। विनियोजन में लास्ट हो सकता है कि पुनर्संरचना संबंधी निर्णय, यानी संस्था के द्वारा जैसे कोई मशीनरी है उसको रिपेयर करवाना है, उसके जरिए रिप्लेस करवाना है, तो ये रिस्ट्रक्चर के अंदर कर आता है। तो इनके लिए क्या क्या कहाँ कहाँ आवश्यकता है और कितने कोष उसमें आवंटित किए जा सकते हैं, उसकी शर्तें, नियम, प्रक्रियाओं का निर्धारण वित्त प्रबंधक करता है। ये तो वित्तीय प्रबंधक के महत्वपूर्ण कार्य की हुआ है, संस्था के लिए वित्तीय विश्लेषण करे, वित्त की व्यवस्था करे और विनियोग करे। अब हम यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि वित्तीय प्रबंधक के क्या क्या दायित्व होते हैं। तो वित्त प्रबंधक के दायित्व में वह निगम के जो रिलेटेड पार्टीज है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, ग्राहक हो, कर्मचारी हो, सरकार हो, उन सब के प्रति वो उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए वित्तीय प्रबंधक लागत और आगम में संतुलन बैठाता है कि उसकी कॉस्ट तो कम से कम आए और रेवेन्यू अधिकतम हो, ताकि संस्था के लाभों में वृद्धि होगी। और जो उन्होंने विनियोजित में आवंटन किया है पैसों का, तो उस पर उचित प्रत्याय, यानी वह कोषों का आवंटन सही तरीके से करे ताकि उसके लाभों में वृद्धि हो सके, जिससे अंशधारक भी प्रसन्न रहेंगे, उनको भी, वो भी पूंजी का आहरण नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लाभ हो रहा है। कोषों के उपयोग पर नियंत्रण से तात्पर्य है कि कोषों का दुरुपयोग ना हो। संस्था के लिए उसे ऐसे प्रमाप या निष्पादन, मतलब वो नियंत्रण रखना चाहिए कि संस्था में जो कोष लग रहे हैं उनका कम से कम लागत पर अधिकतम उपयोग हो सके। कानूनों का पालन भी वित्त प्रबंधक को करवाना होता है कि टैक्स संबंधी हो, जैसे या फिर लेनदारों से अगर मान लो कोई बकाया है तो उसको किस प्रकार से उनको अपन पैसा उनसे ले सकते हैं। आयात निर्यात संबंधी कानून हो, कर कानून हो, या स्टेट टैक्स से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई हो, तो वो सब वित्त प्रबंधक का जिम्मेदारी होती है। लेनदारों के हितों का संरक्षण, लेनदारों के हितों के संरक्षण से तात्पर्य है कि संस्था में लेनदार से तात्पर्य जैसे डिवेंचर होल्डर्स हो गए, लोन देने वाले हो गए, तो उनकी संस्था में ये अपेक्षा रहती है कि उनको उनके समय पर ब्याज मिलता रहे या लाभांश मिलता रहे पूर्वाधिकार अंशधारकों को, या फिर जो मूल धन है उनका वो समय पर रीपेमेंट हो सके। इसकी उनको एक फीलिंग आनी चाहिए कि संस्था में अपना पैसा डूबेगा नहीं। तो इस प्रकार से लेनदारों के हितों का संरक्षण हो, या फिर लास्ट में कर्मचारी हितों का संरक्षण, कर्मचारियों को भी उनकी सैलरी टाइम पर मिलती रहे, उन्हें अगर वो ज़्यादा संस्था को कमा करके दे रहे हैं तो उनको बोनस की व्यवस्था भी हो,
विभिन्न प्रोत्साहन के कार्यक्रम संस्था के द्वारा चलाए जाए, ताकि संस्था के कर्मचारियों का मन संस्था में लगा रहे और उनके हितों का संरक्षण हो। वो इस प्रकार से आज की क्लास में हम सब ने वित्तीय प्रबंधक कार्य में उनकी वित्तीय प्रबंधक की संगठन व्यवस्था क्या रहती है, आधुनिक वित्त प्रबंधक के भूमिका, उनके कार्य और उनके दायित्व के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।